गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की बात करें तो उसको देखकर एक चीज़ तो लग रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को अब हमें नोबेल पीस प्राइज दे ही देना चाहिए। दरअसल में आप लोग नोटिस करोगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ट्वीट भी किया इसके बारे में कि उन्होंने किस तरह से दुनिया भर के कई सारे युद्ध जो थे उनको रुकवा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी है यहाँ पर रवांडा और कॉन्गो की कि ये युद्ध उन्होंने ही रुकवाया। प्लस एट द सेम टाइम अफ्रीका के अंदर शांति लाने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। मिडल ईस्ट के अंदर अब्राहम अकॉर्ड्स भी इन्होंने ही यहाँ पे करवाए। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें सर्बिया और कोसोवो हो गया, एंड आप इजिप्ट और इथियोपिया की बात कर लो, एंड इवन इंडिया और पाकिस्तान का भी युद्ध रोकने के पीछे ये खुद का ही अपना क्रेडिट खुद को ही देते रहते हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें इसराइल और ईरान की, तो आप लोग जानते हो इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन्होंने इनके बीच में भी टोटल सीज फायर यहाँ पे करवा दिया है, तो इसलिए डेफिनेटली अब तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो खुद की तारीफ ये खुद ही कर रहे हैं। एनीवेज, तो बात रही इसराइल और ईरान सीज फायर की, तो इन्होंने कहा ट्रंप ने कि अब ये इफेक्ट में आ चुका है। हालांकि इनके घोषणा करने के कुछ घंटे बाद ही इसराइल के जो जेट है उन्होंने यहाँ पर एक ईरानियन रडार जो कि तेहरान के नॉर्थ में था उसके ऊपर स्ट्राइक किया। तो यानी कि ना सीज फायर बहुत छोटे समय के लिए टिक पाया, और आगे टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा इसके बारे में भी कंप्लीट क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखा कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, तो उन्होंने दोनों के दोनों देशों को बहुत ज़्यादा ट्विटर के ऊपर सुना दिया कि अगर किसी ने भी अब ये बॉम्ब्स ड्रॉप किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राइट। तो लेट अस सी कि आगे क्या होता है, क्या शांति एस्टेब्लिश हो पाती है रीजन के अंदर या नहीं हो पाती, या कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है या कम होता है। दिस इज समथिंग दैट विल सी इन द फ्यूचर। दोस्तों, डे है आज की 25 जून 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। 25 जून इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट को मार्क करता है। इनफैक्ट आज उसके 50 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो क्या आप ज़रा कमेंट्स में बता सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इवेंट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ? राइट। चलो, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज प्रतिज्ञा दिवस ऑफर्स का आखिरी दिन है। तो डेफिनेटली आप इन ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं जहां पर आपके कोर्सेज को बहुत ही अफोर्डेबल यहाँ पे बना दिया गया है। जैसे अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रहार एंड टाइटन बैच के माध्यम से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 ईयर कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको संकल्प और पिनिकल देखने को मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप अपनी कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रारंभ बैच आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ये डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए आप यहाँ पे PD 1000 कूपन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी कोर्सेज के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज 10th यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। थोड़ा इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन भी हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। इस तरह टोटल आपको 17 एसडीजी देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। दरअसल में 2015 के अंदर आपका जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज है ना, उन्होंने यहाँ पर इन एसडीजीज को आपका अडॉप्ट किया था। एंड टारगेट रखा है हमने 2030 तक कि 2030 तक हमें ये सारे टारगेट्स को अचीव करना है, ताकि हम अपना हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों को बेहतर कर पाएँ और साथ साथ अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। राइट। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग ना रिपोर्ट आती है। किस चीज़ की रिपोर्ट आती है कि कौन से देश ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, क्या हम ट्रैक पर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, या ट्रैक से पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह से 10th रिपोर्ट हमें सामने देखने को मिली। एंड इसमें क्या हुआ है, भारत पहली बार टॉप 100 के अंदर आ चुका है। इस बार भारत का जो रैंक है ना दैट इज 99। अभी तक भारत कभी भी टॉप 100 रैंकिंग में नहीं था, क्योंकि भारत अच्छा काम कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, इसीलिए भारत का रैंक यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिला है। एनीवेज, अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ग्लोबली केवल 17% एसडीजी टारगेट ऐसे हैं जो ट्रैक पर हैं कि उनको 2030 तक हम अचीव कर पाएं। बाकी जो 83% है ना, या तो वहाँ पे प्रोग्रेस रुक गई है या प्रोग्रेस उल्टी हो गई है। उल्टी मतलब कि हम पीछे जाने जा रहे हैं। राइट।
इसके अलावा 2020 जब से कहीं न कहीं कोविड-19 हमें देखने को मिला है ना, उसके बाद से सिचुएशन काफ़ी खराब है। ख़ासकर अगर हम बात करें एसडीजी 2 ज़ीरो हंगर, एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर, एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड, एसडीजी 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इनमें ग्लोबल प्रोग्रेस काफ़ी हद तक रुक गई है। जी20 देशों में ब्राज़ील सबसे टॉप पर काम कर रहा है। उसके अलावा अगर हम ओईसीडी देशों की बात करें ना, तो उसमें चिली आपको टॉप पे देखने को मिल जाएगा। अब कई लोगों का क्वेश्चन मार्क होगा कि सर यूएसए कहाँ पर है? देखो यूएसए का रैंक सबसे एंड में है, 193rd। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है, देखो यहाँ पर बात हुई है कि अलग-अलग ग्लोबल पार्टनरशिप बनाने की, दुनिया के साथ मिलकर काम करने की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो तो एग्रीमेंट से बाहर होते जा रहे हैं। वो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपोज़ करते हैं। इस वजह से उनका रैंक सबसे एंड में आपको देखने को मिलेगा। भारत का रैंक जैसे मैंने आपको बताया 99 है और हमारा स्कोर है 67, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस हमने इम्प्रूव किया, जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7, आपका जानते ही होंगे आप लोग एसडीजी 7 के बारे में, आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसमें हमने बढ़िया किया है। उसके अलावा इंटरनेट एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड, ये दरअसल में आपका इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन में आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें अंडर 5 एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी, ये आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग एसडी 3 के अंदर आता है। तो इनमें हमने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे काम किया है। अब अच्छा काम किया है, बट कहीं न कहीं बायोडायवर्सिटी हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट एक्शन, इंडिया इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा पिछड़ रहा है, राइट? बाकी और देशों के साथ अगर आपको कंपैरिज़न करना हो, तो आप नोटिस कर सकते हो कि चाइना 49th पोज़ीशन पे है, मालदीव 53rd पे है, पाकिस्तान 140 पे है, बांग्लादेश आपको 114वें प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये रिपोर्ट निकालता कौन है? इट इज़ बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन। दरअसल में यूएन एसडीएसएन को 2012 में बान की मून के द्वारा यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, राइट? और साथ-साथ में इकोनॉमिस्ट जेफरी सैश भी थे, जिन्होंने इनको एस्टैब्लिश किया अंडर द यूएन सेक्रेटरी जनरल के अंतर्गत। ठीक है? तो उसी के अंतर्गत ये काम करता है, एसडीजी को प्रमोट करता है ताकि लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस हो, उनको अचीव हम यहाँ पे कर पाएँ। पेरिस एग्रीमेंट को भी यहाँ पे अचीव करना, इसकी यहाँ पे ज़िम्मेदारी देखने को मिल जाती है। तो 2016 से एसडीएसएन हर साल इस तरह से एक रिपोर्ट लेकर आता है कि कौन-सा देश यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, तो प्रॉपर हमारे पास डेटा डिसीज़न मेकिंग यहाँ पे होती है। बाकी एसडीजी के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ त्रिपुरा अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी। अब सबसे पहली बात तो सर, ये फुल फंक्शनल लिटरेसी, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब बस इतना नहीं है कि किसी को अपना नाम आना चाहिए या उसको नाम साइन करना आना चाहिए, नो। इसका मतलब पता क्या है कि उसको किसी एक लैंग्वेज के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग आनी चाहिए, बेसिक अरिथमेटिक उसके स्किल्स होने चाहिए, और बेसिक चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डिजिटल चीज़ें, कुछ फाइनेंशियल चीज़ें वो कर पाए, राइट? तो साथ ही साथ अगर हम बात करें हेल्थ, हाइजीन, एनवायरनमेंट के बारे में उसको अवेयरनेस हो। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती हैं कि कोई पर्सन फुल फंक्शनल लिटरेट है या नहीं है। अब सर मुझे कैसे पता लगेगा मैं फुल फंक्शनल लिटरेट हूँ या ना हूँ? देखो, एक्चुअली ना एक टेस्ट आता है एफएलएनएटी के नाम से, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट भी आप दे सकते हो। बहुत ही बेसिक लेवल का टेस्ट होता है, पर इसको दिया जा सकता है एंड उसके माध्यम से आपको सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है? अभी पता क्या हुआ है, त्रिपुरा में 95% से ज़्यादा जो लोग हैं, वो यहाँ पे फुल फंक्शनल लिटरेट हो चुके हैं। और हमारी सरकार ने ऐसा बोला हुआ है कि अगर कोई स्टेट या कोई यूटी उसमें 95% या उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो फुल फंक्शनल लिटरेट अगर हो जाएंगे, तो उस स्टेट को हम फुल फंक्शनल लिटरेट घोषित कर देंगे। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि त्रिपुरा को यहाँ पर ये आंकड़ा अचीव कर लिया है, जिस वजह से त्रिपुरा भी अब फुल फंक्शनल लिटरेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है? पर आप पूछेंगे कि सर ये किन बच्चों के लिए होता है या किसके लिए होता है? ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी होंगी। देखो, फंक्शनल लिटरेसी का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, इसकी इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको समझा दिया, कि किस तरह से एक इंसान साइन कर पाए, फॉर्म वगैरह फिल पाए, पैसे को मैनेज कर पाए, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल लिटरेसी थी, और बाकी चीज़ें कर पाए, राइट? अब एक्चुअली पता क्या है, ये उल्लास के अंतर्गत आता है। व्हाट इज़ उल्लास? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, या फिर इसको आप लोग न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब होता पता क्या है, यहाँ पर बात होती है 15 साल से ऊपर वाले लोगों की, कि जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है,
पर वो फॉर्मल स्कूलिंग नहीं कर पाए, तो उनको हम यहाँ पर एजुकेट करें। एजुकेट का मतलब ये नहीं है कि उनको हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सिखाना है, नो, हमें उनको यहाँ पे सिखानी है लाइफ स्किल्स। उस लाइफ स्किल्स के अंदर आपका फाइनेंशियल लिटरेसी भी आ गया, उसके अंदर बेसिक अरिथमेटिक भी आ गया, एनवायरनमेंट अवेयरनेस भी आ गया। ये सब चीज़ें हम कहीं न कहीं उनको यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। तो ये है टारगेट ग्रुप इस चीज़ का। तो ये वॉलंटियर ड्रिवन है और इसका स्पिरिट क्या है? जन-जन साक्षर, यानी कि हर इंसान कहीं न कहीं लिटरेट बने, ये हमारा फ़ोकस है और ये इस तरह से एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करता है। तो 15 साल से ऊपर के जो लोग होंगे जिन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया, हम उनको यहाँ पर ये बेसिक रीडिंग, मैथ्स, लाइफ स्किल्स ये सब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उसके माध्यम से टेस्ट होता है एंड जो टेस्ट क्लियर करते हैं वो फुली फंक्शनल लिटरेट हम यहाँ पे उनको घोषित कर देते हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक ऐप भी है, उल्लास मोबाइल ऐप, एंड साथ-साथ दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म भी है, जो आपको सीखने के अंदर यहाँ पे मदद करता है। अब ये बात इंटरेस्टिंग पता क्यों हो जाती है? क्योंकि आप नोटिस करो, लद्दाख तो चलो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था जो फुल लिटरेट हुआ 24 जून 2024 को। उसके बाद क्या होता है, जो गोवा और मिज़ोरम, ये दोनों स्टेट्स भी आपकी फुल फंक्शनल लिटरेट बन जाती हैं। जैसे अगर मैं मिज़ोरम की बात करूँ ना, तो मिज़ोरम में 98% से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे फुल फंक्शनल लिटरेसी देखने को मिल जाएगी एंड गोवा के अंदर तो 99.7% के आसपास है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो त्रिपुरा का अब नंबर आ चुका है, तो त्रिपुरा यहाँ पर गोवा एंड मिज़ोरम के बाद ऐसी स्टेट बन चुका है, क्योंकि लद्दाख तो यूटी है ना। त्रिपुरा एक ऐसी स्टेट बन चुका है, जहाँ पर 95% से ज़्यादा आपको फुल फंक्शनल लिटरेट यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में। अब एक्चुअली क्या हुआ, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टीमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट यूटी लेजिस्लेटिव बॉडीज को मुंबई में यहाँ पर एड्रेस किया। इस वजह से यहाँ पर एस्टीमेट कमेटी न्यूज़ में है। अब एस्टीमेट कमेटी आप जानते होंगे, आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा। एस्टीमेट कमेटी को दरअसल में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1950 के अंदर, और इसमें ना 30 मेंबर होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, ये सारे के सारे लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं। बाकी कमेटीज़ में जैसे आप लोग नोटिस करते हो ना, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपने बात कर दी, या फिर आपने जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात करी, वहाँ पर तो राज्यसभा के भी होंगे। बट इन केस ऑफ एस्टीमेट कमेटी सारे के सारे मेंबर आपके लोकसभा से ही देखने को मिल जाते हैं और ये हर साल चुने जाते हैं। बेसिकली 1 साल का इनका आपको टेन्योर देखने को मिल जाएगा। तो इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक जो मिनिस्टर होता है, वो यहाँ पर इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई मेंबर था एंड बाद में उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो अकॉर्डिंगली वो इस कमेटी का पार्ट नहीं रहेंगे। ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस कमेटी के जो हेड होते हैं, ठीक है, जो चेयरपर्सन होते हैं, उसको तो स्पीकर यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे, नो डाउट अबाउट इट, मेंबर्स में से किसी एक को। पर आप लोग ये बता सकते हो कि कन्वेंशन क्या चली आ रही है, क्या प्रथा चली आ रही है? क्या रूलिंग पार्टी के मेंबर को यहाँ पे इसका चेयरमैन बनाना होता है, या फिर ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर को? ठीक है, थोड़ा सोच के बताना। मैं बता रहा हूँ, ये कन्वेंशन है, कहीं लिखा नहीं हुआ, ये एक प्रथा चली आ रही है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करना। बाकी इस कमेटी के फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपकी इकोनॉमीज़ रिकमेंड करना, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ में और चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे अलग-अलग जो रिफॉर्म्स होते हैं, वो यहाँ पर एस्टीमेट कमेटी के द्वारा देखे जाते हैं। इसके अलावा कैसी पॉलिसीज़ हम कर सकते हैं, या फिर कुछ पॉलिसीज़ ऑलरेडी सरकार ने बनाई हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करना, ठीक है? जिससे कहीं न कहीं एफिशिएंसी आ पाए, वो देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये देखा जाता है कि जो भी फंड्स वगैरह बजट के माध्यम से एलोकेट हुए हैं, ठीक है? क्या उनका सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो उनका इवैल्यूएट करना एक्सपेंडिचर को, वो भी इनका काम है। एंड साथ में ही एस्टीमेट्स को प्रेज़ेंट करना, ठीक है? कि किस फॉर्मेट में प्रेज़ेंट होंगे पार्लियामेंट कॉन्टेक्स्ट में, वो फॉर्मेट भी यहाँ पर एस्टीमेट कमेटी ही रिकमेंड करता है। एंड लास्टली आपको ध्यान में रखना है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग काम होता है ना, उसके रिगार्डिंग एस्टीमेट कमेटी काम नहीं देखती, क्योंकि वो जो काम होता है, वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के माध्यम से देखा जाता है। तो ये कुछ बातें थी एस्टीमेट कमेटी के बारे में, जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट। अब अंडरस्टैंड ये करना कि एशिया में जो क्लाइमेट है उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई है, ठीक है? इस रिपोर्ट को निकालने वाला है WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
तो डब्ल्यूएमओ के बारे में तो अंडरस्टैंड कर लेंगे, पहले हम एक बार ये रिपोर्ट क्या कहती है उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसने बहुत सारी चीज़ें नोट करी हैं कि कैसे सरफेस टेम्परेचर बदला, ग्लेशियर मास, सी लेवल के ऊपर कैसे-कैसे इम्पैक्ट आया, वो सारी बातें। तो एशिया में ना बहुत ही खतरे वाली चीज़ें यहाँ पे इस रिपोर्ट ने हाइलाइट करी हैं। सबसे पहली बात ये है कि जितना ग्लोबल एवरेज है उससे एशिया दुगने रफ्तार से यहाँ पर गर्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा हीट वेव, साइक्लोनिक एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब अंडरस्टैंड ये करेंगे कि 1991 से 2020 ये 30 साल का जो एवरेज है ना, उससे भी 1.04 डिग्री ज़्यादा गर्म हुआ एशिया 2024 के अंदर, जिस वजह से ये वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड आपको देखने को मिल गया। अब इतनी तेज़ी से गर्म हो रहा है एंड अगर आप इस 30 सालों को उसके पिछले 30 सालों के साथ कंपैरिज़न करोगे ना, तो एशिया में गर्मी होने की जो रफ़्तार है वो दुगनी हो चुकी है। हीट वेव्स पिछले साल अप्रैल से नवंबर में बहुत बड़े स्तर के ऊपर थी, ख़ासकर ईस्ट एशिया के अंदर। जापान ने अपना हॉटेस्ट समर रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पर नॉर्मल से उसका टेम्परेचर 1.76 डिग्री ज़्यादा था। इसके अलावा कोरिया, चाइना, रशिया इन्होंने भी बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे देखने को मिली। अब बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में तो कुछ एरियाज़ के अंदर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गया पिछले साल, खासकर यूपी और आसपास के रीजन्स के अंदर। जो पिछले साल मानसून था वो डेफिनेटली अच्छा था, 108% था, थोड़ा-सा मतलब अबव नॉर्मल भी हम इनको कह सकते हैं। पर देखो यार, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होने की वजह से लैंडस्लाइड्स भी हुई, जैसे आपका वायनाड केरला के अंदर, एंड जिस वजह से 350 से भी ज़्यादा लोगों की वहाँ पे डेथ देखने को मिली। इंडियन मानसून की बात करें तो अच्छा ही चल रहा है, अभी तो अबव नॉर्मल ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ये जो रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024, इसको निकाला है डब्ल्यूएमओ ने। तो बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे ये कैप्चर करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को 1950 में बनाया गया था बाय यूनाइटेड नेशन। उसमें पहले था आईएमओ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1873 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसको रिप्लेस किया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएँगे और ये यूएन की आपकी एक स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है। ठीक है? तो काम देखो वही है, कहीं न कहीं वेदर के रिगार्डिंग, क्लाइमेट के रिगार्डिंग, हाइड्रोलॉजी वगैरह के रिगार्डिंग यहाँ पे काम करना, उसका डेटा वगैरह यहाँ पे इंश्योर करना, राइट? एंड अलग-अलग अ, वेदर, क्लाइमेट, वाटर साइंसेज़ के रिगार्डिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन यहाँ पे ये करवाता है। उसके अलावा ग्लोबल स्टैंडर्ड यहाँ पे उनको सेट करना इसकी ज़िम्मेदारी रहती है। फिर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम, मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग-अलग सिस्टम्स को ऑब्ज़र्व करना इसकी ज़िम्मेदारी है। फिर कहीं पर मान लो कुछ एक्सट्रीम इवेंट होने वाला हो, फ्लड, साइक्लोन वगैरह, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह देना, उसको यहाँ पे एनहांस करना, वो सारा काम इसका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एक तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सबसे ऊपर वाली जो बॉडी, ये 4 साल में एक बार मिलती है ताकि इसके लीडर्स को इलेक्ट किया जा पाए। पर कहीं न कहीं आप नोटिस कर पाओगे जो एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल है, वो देखता है कि पॉलिसी क्या इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, राइट? फिर इसका आपको एक सेक्रेटेरिएट भी देखने को मिल जाएगा, जो डे टू डे यहाँ पे काम को यहाँ पे ऑपरेट करता है। एंड इसके रीजनल एसोसिएशंस भी है कि अलग-अलग रीजन, जैसे एशिया रीजन हो गया, नॉर्थ अमेरिकन रीजन, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अपने रीजन्स के लिए यहाँ पर उनका भी आपको एसोसिएशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नव्या के रिगार्डिंग। नव्या की आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख सकते हो, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, ये है नव्या का मतलब। तो सेंटर यहाँ पर नव्या को लॉन्च करने जा रहा है। अब इससे क्या होगा, देखो, खासकर अगर हम बात करें ना, जो बच्चियां हैं 16 से 18 साल की उम्र की, राइट, जिनकी कम से कम 10th क्लास तो उन्होंने कंप्लीट कर ली है। अब हम पता क्या चाहते हैं कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, खासकर नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स के अंदर। अब उससे फ़ायदा पता क्या होगा, ये जो बच्चियां हैं ये कहीं न कहीं आगे अपने करियर के अंदर बहुत बढ़िया कर पाएँगी। जब एक तरह से सरकार चाहती है कि हाँ, चलो गर्ल्स के लिए कुछ काम किया जाए, तो उससे कहीं न कहीं गर्ल्स को स्किल्स मिलेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, अपॉर्च्युनिटीज़ नई-नई तरह की यहाँ पे क्रिएट होगी। और फोकस पता क्या होगा? फोकस उन स्टेट्स के ऊपर होगा, उन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होगा जो थोड़े पिछड़े हुए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर यहाँ पर आपको मेजर फोकस देखने को मिल जाएगा। हमारे वो रीजन्स जो कहीं न कहीं अंडर सर्व्ड हैं या वल्नरेबल पॉपुलेशन वहाँ पे देखने को मिलती है, उनके ऊपर पहले मेजर फोकस होगा। अगर वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो कहीं न कहीं हम आगे फिर इसको देश भर में अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी यहाँ पे इसको लॉन्च करेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का आपको ये प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। तो स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। अभी के लिए 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस 19 स्टेट्स।
जहाँ पे आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले आपको डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, पर आगे इसको फर्दर एक्सटेंड करने का भी प्लान देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो कोशिश यही है कि बच्चियों को भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व करें हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, एंड हमारा जो विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसमें इनका भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। राइट? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है, फिर अकॉर्डिंगली कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था एक्टिव यूथनेशिया। देखो मैंने आपको समझाया था कि एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में लीगल नहीं है, पैसिव यूथनेशिया इंडिया में लीगल है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो यहाँ पर जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेबल कॉइन्स की मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है ना किसी और एसेट से बैक्ड है, चाहे वो कैश है, गोल्ड है या और क्रिप्टो करेंसी है। तो मार्केट फोर्सेस उतना ज़्यादा डिटर्मिन नहीं करती हैं इस कॉन्टेक्स्ट को, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी नोटो की बात करें तो डेफिनेटली नोटो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इसको सेटअप है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम बात करें ई मार्क सिस्टम की तो ये ई गवर्नेंस सोल्यूशन है फॉर मैनेजिंग द रूरल रोड मेंटेनेंस, यस दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।